सौरभ श्रीवास्तव प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माहौल चुनावी और साथ में यहां पर सत्र भी चल रहा था और सत्र के साथ यहां पर आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चले। बस जारी सी बात है कि यहां पर जब सत्र चलेगा तो यहां पर विपक्ष हंगामा भी करेगा, पर इस बार कुछ ऐसी नियमावली बना दी गई थी जिसके चलते यहां पर हंगामा कम हो पाया, क्योंकि यहां पर बैनर पोस्टर पर रोक लगा दी गई थी, मोबाइल पर रोक लगा दी गई थी। उसके बावजूद हमने देखा है कि समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक काले कपड़ों में नजर आए विरोध करने के चलते। खैर, विरोध जरूरी है और लोकतंत्र की खूबसूरती है कि अगर सत्ता पक्ष है तो विपक्ष भी है, अगर सत्ता पक्ष मजबूत है तो विपक्ष का भी मजबूत होना यहाँ बहुत जरूरी है। लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी खूबसूरती कहलाती, गरिमा कहलाती है। पर इस दौरान जब सत्र चलता है तो तमाम तरह की चर्चाएं होती है और इस सत्र में इस बार जो शीतकालीन सत्र था वहां पर अनुपूरक बजट पेश किया गया। बड़ा बजट था और यहां पर सरकार ने इस बजट के माध्यम से तमाम जो लक्ष्य साधे, जो चीजें रह गई थी, उनकी तरफ भी यहां सरकार ने ध्यान खींचा, क्योंकि यहां पर चुनाव है, यहां चुनाव है, आम चुनाव है और यहां सत्ता तय होगी केंद्र की। बीजेपी हैट्रिक की लगातार चर्चा कर रही है और कह रही है इस बार हम हैट्रिक मानने जा रहे हैं, तो विपक्ष कह रहा है कि इस बार सुपड़ा साफ है। अब बीजेपी के हैट्रिक का आधार क्या है और विपक्ष के सुपड़ा साफ का आधार क्या है, ये फिलहाल बीजेपी और विपक्ष ही जानता होगा। पर हम खबरनवीस ये जानते हैं कि यहां पर जब चर्चा होती है तो चर्चा के बीच में तमाम ऐसे बिंदु भी निकाले जाते हैं जिसको लेकर भी सनसनी फैल सकती है। यहां पर इस तरह हमने देखा है कि आज नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने तमाम तरह की बातें कही। उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि सरकार का कोई विजन नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार गिरती चली जा रही है, स्मार्ट सिटी का सपना दिखाने वाली सरकार केवल यहां पर आंकड़े देने में स्मार्ट है, जवाब नहीं इनका आंकड़े देने में और काम करने में कुछ नहीं। और जो काम हमने अपनी सरकार में किया, जो आधार हमने अपनी सरकार में किया, वो आधार अब तक बीजेपी आधा भी नहीं पहुंच पाई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने अनुपूरक बजट पे भी उंगली उठाते हुए कहा कि जब अनुपूरक बजट यहां पेश किया गया तब जब मुख्य बजट का 65% भी उपयोग नहीं हो पाया था, और जब मुख्य बजट का 65% भी उपयोग नहीं हो पाया तो अनुपूरक बजट की जरूरत क्या पड़ी। जाहिर सी बात है, अब यहां पर अनुपूरक बजट की उद्देश्य क्या है वो सरकार भी जानती है। और यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अनुपूरक बजट के माध्यम से यहां पर तमाम उन व्यवस्थाओं को भी समाहित करना था जो रह गई थी, तमाम उन चीजों को भी समझना था जिसकी तरफ ध्यान नहीं था, क्योंकि यहां पर अनुपूरक बजट के माध्यम से सरकार ने 24 के लिए अपनी रणनीति को और पुख्ता किया है। विपक्ष आरोप लगाता रहेगा पर यहां पर सरकार भी आरोप का जवाब देगी, जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा भी था कि सत्र में हम विपक्ष के हर सवाल का जवाब देंगे। और जब अखिलेश यादव ने अपनी बात कही तो उन्होंने जवाब भी दिया, उन्होंने कहा साधारण अंदाज में, उन्होंने जवाब यह भी दिया कि यहां पर अखिलेश यादव का कुछ पता ही नहीं है, वो होमवर्क करके नहीं आते, उनको जानकारी नहीं है कि जीएसटी से लेकर तमाम विकास के जो आयाम हैं वो हम यहाँ पर बना चुके हैं, कीर्तिमान बना चुके हैं, लक्ष्य पा चुके हैं, और यहाँ पर विपक्ष के नेता को जानकारी कुछ नहीं है। वो अलग ही उत्तर प्रदेश देख रहे हैं जो उनके समय में होता था। 4 बार सरकारें रही और उस सरकार के दौरान उन्होंने क्या किया ये जनता जानती, पर हम जब से आए हैं जनता के लिए काम कर रहे हैं और जनता ने ही हमको दोबारा 37 साल पुराने मिथक को तोड़कर सत्ता की कुर्सी पे आसीन कराया। ये जनता का प्यार है, ये सत्ता का एक व्यवस्था है, वो जनता की दी हुई है। विपक्ष में बैठी हुई समाजवादी पार्टी ये जानती है कि जनता का अगर प्यार उनको मिलता तो उनको सीट यहाँ मिलती और वो सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी पर होते, पर जनता ने यहाँ प्यार नहीं दिया, आधार नहीं दिया, इसलिए विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। पर कम से कम कुछ होमवर्क करके आए कि सरकार की नीति को और सरकार की व्यवस्थाओं को समझे। मैपुर चर्चा वैसा शीतकालीन सत्र को लेकर फिलहाल कुछ बयान सुनते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कि आप नेता सदन मजदूरों से मिले, कभी कभी अध्यक्ष महोदय ये लगता है जो दिल्ली में होता है वही उत्तर प्रदेश में होने लगता है। अगर दिल्ली वाले ऐसे फोटो खिंचाएंगे तो हमारे लोग भी ऐसे फोटो खिंचा लेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि मजदूरों की जान बच गई। 41 लोग मजदूर जो फंसे थे उनकी जान बची, और उनको बचाने में जो जो एजेंसीज थी उनको बधाई, उनका धन्यवाद। लेकिन सबसे ज्यादा धन्यवाद और बधाई उन मजदूरों को जो रेट माइनर्स हैं,
जो उस पाइप में घुस करके गए उन्हें बचा करके लेके आए। सरकार अगर मदद कर रही है उन मजदूरों की, जान फंसी थी उनकी, तो सरकार को बिना भेदभाव के उन मजदूरों का भी सम्मान करना चाहिए था और करना चाहिए जो उसमें जाकर के जिन्होंने जान बचाई है। आजकल बोलने के आदी हो चुके हैं और ये बीमारी केवल यहीं पे नहीं आई है। जो बीमारी बिहार में देखने को मिल रही है वो शेर व शायरी के बड़े शौकीन हैं। विरोधी दल के इन वक्तव्यों को सुनकर के मुझे एक शायर की एक बात याद आती है कि बड़ा हसीन है उनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में बेखौफ बस्तियां लूटी वही नसीब के मारों की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा किस तरह से यहाँ पर मुख्यमंत्री ने सारा अंदाज में अखिलेश यादव को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो बीमारी बिहार में नीतीश कुमार को हुई है वही बीमारी यहाँ पर अब नेता प्रतिपक्ष को हो गई है, विरोधी दल को हो गई है और वो बोलने के आदी हो गए हैं, पर होमवर्क करके नहीं आते हैं क्योंकि वो पढ़ना नहीं जानते, समझना नहीं जानते कि हमारा काम क्या हुआ है। तंज कसना आसान है पर वास्तव में उत्तर प्रदेश बनने की दिशा में अग्रसर है, उसको नेता विरोधी दल समझ नहीं पा रहे हैं। और जिस अंदाज में मुख्यमंत्री ने आज जवाब दिया, सबके चेहरे प्रशंसता भी थी, पर उसके साथ साथ यहाँ पर यह बात भी थी कि मुख्यमंत्री समय समय पर स्वयं आगे बढ़कर तमाम चीज़ों का जवाब देते हैं, वो राह नहीं खोलते। पर यहाँ पर हमने देखा है कि किस तरह इस सत्र में तमाम तरह के मुद्दे भी छेड़े गए। यहाँ पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का इस्तीफा भी मांग लिया गया और इस्तीफे के मांगने की मांग यहाँ पर की समाजवादी पार्टी के बड़े नेता शिवपाल सिंह यादव ने। जब यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि जाति की जनगणना के हम विरोध में नहीं, हम भी पक्ष में हैं, तो उन्होंने कहा कि जब पक्ष में हैं तो इतनी देरी क्यों, और अगर आप दलितों के और पिछड़े वर्ग के नेता हैं तो उनके लिए काम क्यों नहीं करना चाहते। आप किसी के नेता नहीं है, आप केवल स्वार्थी नेता है और आपको इस्तीफा देना चाहिए। तो यहाँ तमाम तरह की बातें हुई। उसके बातों के बाद यहाँ पर चर्चा हुई और चर्चा के बाद यहाँ पर जिस तरह से जुबानी जंग नेता विरोधी दल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में हुई, वो भी देखने लायक थी कि आज मुख्यमंत्री ने सारा अंदाज में अपनी बात कही। महत्वपूर्ण चर्चा विषय है, हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आप सबको रूबरू करा दूं। आज की चर्चा में भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सपा से चंचल यादव अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से मलिक जाबिर अंसारी अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता हमारी पार्टी से सैयद मोहम्मद तकी अपनी बात रखेंगे, आरएलडी से सचिन चौधरी अपनी राय देंगे और वरिष्ठ राजनीति विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ भाई गजेंद्र त्रिपाठी जी अपनी महत्वपूर्ण समीक्षा करेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल विवेक श्रीवास्तव से। विवेक भाई, अंदाज शायराना है या एक तरीका है अपनी बात को कहने का, या वास्तव में एक ऐसा प्रहार है कि दर्द भी ना हो पर बात पूरी कह गए, कटाक्ष भी कर दिया, बस्तियां भी लुटवा गए और यहां पर सपने दिखाने की बात भी कह गए। देखिए गौरव जी, समाजवादी पार्टी के समय का कुशासन कोई भूला नहीं है। कुशासन जिस कालखंड की याद शेर व शायरी के माध्यम से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने दिलाई है, तो समाजवादी पार्टी के समय की कुशासन की यादें उन्होंने करा दी। अच्छा। और विषय भी रख दिया और ये भी बताया कि नेता पद पर अपडेट होकर के नहीं आती। अच्छा। और उसकी तमाम तस्वीरें देखने को मिली। परसों सदन में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि गेहूं कितना सरकार ने खरीदा, कितना व्यापारियों को खरीदवाया। गौरव जी सब जानते हैं ये धान क्रय का समय है, गेहूं मार्च अप्रैल में खरीदा जाता है। अच्छा, खरीदा गया होगा ना, खरीदा गया होगा। उसके बाद 2 सदन, पुराना आंकड़ा दे देते, क्या दिक्कत है गौरव जी? उसके बाद 2 सदन चल चुके हैं। अच्छा। मार्च अप्रैल के बाद से। तो कहने का मतलब ये कि जिस समय धान की बात होनी चाहिए उस समय से नेता प्रतिपक्ष गेहूं की बात कर रहे हैं। तो ये साबित करता है कि नेता प्रतिपक्ष या तो जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं है या अपडेट नहीं है। अच्छा। विषय इस समय धान की होनी चाहिए।
ये एक मानगी है अच्छा। नेता प्रतिपक्ष के अपडेट ना होने की। अच्छा अच्छा, स्वास्थ्य सेवा पर उन्होंने कहा कि नीचे आ गए हैं, वो भी सीजनेबल रहेगा क्या, कि डेंगू के समय बात करें या जब कोरोना के समय बात करें? आप तो सीजन में चाहते हैं। अरे पूछा जवाब दे रहे थे, क्या दिक्कत थी भाई? देखिए आंकड़ा तो होगा ना आपके जहाँ पास। तक स्वास्थ्य सेवाओं का विषय है, हाँ। नेता प्रतिपक्ष जब शासन में थे तो उस समय से स्वास्थ्य सेवाएं आज के समय में बहुत उत्तम कोटि की हो चुकी है। अच्छा, उत्तम कोटि की हो गई है, क्या बात। आज स्थिति ये है, समझ रहा है आपकी बात पर। नहीं हंसने के लिए किसी को संजय राउत रहा है, वाली जाबरी अंसारी हंसने हंस रहे के हैं। लिए थोड़ी हंसी पाबंदी मेरे को भी हंसने आ रही के है। लिए पाबंदी नहीं है। हंस तो लोग 41 मजदूर जब टनल में फंसे थे तो लोग भी तब भी लोग हंस रहे थे। अच्छा, पूरा देश प्रार्थना कर रहा था, कुछ लोग पता नहीं क्या क्या मना रहे कौन थे। हंस रहा था वो जानकारी नहीं भाई, सुन बता लीजिए, दीजिए, पर मैं सुन जरूर जानना लीजिए। चाहूंगा कौन हंस रहा था आज जब 41 मजदूर फंसे हुए थे। आज 41 मजदूर जब टनल से बाहर आए और प्रधानमंत्री ने उनसे बात की और एक मैसेज हुआ कि इनके परिजनों ने किस तरह से धैर्य बनाए रखा, सबके लिए एक सीख है। प्रदेश में मुख्यमंत्री ने उनसे मुलाकात की तो उस पर नेता प्रतिपक्ष को टिप्पणी सूझ रही है। नहीं, उन्होंने टिप्पणी नहीं की, उन्होंने ये तो कहा कि जो बचा के लाए रेड माइनर्स वो मुस्लिम वर्ग से, उनसे ही मिल लीजिए। क्या बुराई है? 50,000 रुपए उनको भी पुरस्कार राशि दी गई है। उनसे मिल लेते, वो भी क्यों नहीं 41 मिलेंगे? जिंदगी बचाए हैं भाई। बिल्कुल सबसे मिलेंगे। बचाने वाला सबसे ऊपर होता है, उनसे मिल लेते, क्या दिक्कत? क्यों नहीं, वहाँ के मुख्यमंत्री ने भेंट की कि नहीं हाँ, की? अच्छा दामी जी ने सबसे भेंट की। अच्छा ये तो हमारे प्रदेश के थे, लौट के आए हैं। अच्छा अच्छा, मुख्यमंत्री 17 दिन 16.5 दिन वो टनल में फंसे रहे, उनके परिवार वालों ने धैर्य बनाए रखा। 41 दिन फंसे रहे भाई। 41 लोग फंसे रहे, हाँ, 17 दिन, 17 साढ़े 17 हाँ, दिन, ठीक। 16 दिन फंसे हाँ, रहे, 16 दिन फंसे रहे 16 दिन एक रात। जी। और उनके परिजनों ने इस दौरान धैर्य बनाए रखा। ये एक मिसाल है, जी। इससे लोगों को सीख लेनी चाहिए। देश के नेतृत्व पे जो भरोसा उन लोगों ने दिखाया, अच्छा, उसके लिए हम सभी उनके परिजनों, उनके परिवार वालों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और इसी क्रम में मुख्यमंत्री जी ने उनसे भेंट किया। अच्छा ठीक, उस पर भी किसी को दर्द है। अच्छा। अब समस्या ये है कि भारतीय उन्होंने, जनता, मैं आपको दोबारा बता दूंगा, उनको दर्द नहीं, उन्होंने ये कहा था कि जिनको बचाया निश्चित रूप से वहां पर चलिए कोई हमसे छूट जिन्होंने बचाया अरे उनको भी भाई बुला सुन बोल लीजिए, लेते ना। अगर आपको ये लगता है कोई हमसे छूट गया, हाँ। उनसे आप मुलाकात कर लो, आपको तो किसी ने रोका नहीं है। अच्छा अच्छा, विषय ये है कि हमने जो किया, हमें अगर आप उसको नहीं लगता कि वो सराहनीय है, तभी तो आप टिप्पणी कर रहे हैं। विषय आगे जो चर्चा है बजट, बोल लीजिए हाँ। हमने 100 करोड़ रुपए दिए प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी के लिए, जो पूरे जिले जिले में कार्यक्रम होने हैं, उस पर भी आपत्ति है। अच्छा, लोग काले कपड़े पहन के अनुपूरक बजट में सदन में आ रहे हैं। तो देखिए, एक जगह ये तो विषय साफ हो जाता मना है। ही है क्या काला कपड़ा पहनने पे? नहीं, मना ही नहीं है, लेकिन काला कपड़ा पहन करके जो समाजवादी पार्टी शोक व्यक्त कर रही है, अच्छा उसका शोक व्यक्त करना लाजमी है। अच्छा हम इस शोक को समझ सकते हैं। अच्छा, राम भक्तों पे, कार सेवकों पे गोली चलवाने वाले लोग, हमारी हंसी उड़ाने वाले लोग कि राम लला कब आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अच्छा अब तो मंदिर भी बनने लगा, बन के तैयार भी हो रहा है, अच्छा। प्राण प्रतिष्ठा भी होने जा रही है। तो उनका शोक संतृप्त सुप्रीम होना, कोर्ट के आदेश के बाद मैं जोड़ देता हूँ, शोक सुप्रीम कोर्ट के के आदेश ना इनके आदेश से और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार के अनुवाद दाखिल के बाद, सुब्रमण्यम स्वामी जी की डे बाय डे हियरिंग की अर्जी के बाद ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ पाया। और कांग्रेस के रोड़े लटकाने के बाद, जी, कांग्रेस के वकीलों ने जितने रोड़े अटकाए कि साहब इसको इस तारीख के बाद सुनिए, 19 जुलाई के बाद सुनिए, इन सब रोड़ों के बाद गौरव जी ये आदेश आया और उस आदेश का इम्प्लीमेंट हुआ। और ठीक, आज भव्य से भव्यतम मंदिर निर्माण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा भी अच्छा होने जा रही 22 जनवरी को। जी। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के लोगों का दुख समझा जा सकता अच्छा। है। हम उनके काले कपड़े यानी पहनने आपको को, खुशी हो रही है, इनको दुख हो रहा है भाई अगर खुशी होती तो ये भी काले कपड़े पहन कर ना आते, कुछ और पहन के आते। तो वहाँ पर राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था क्या? नहीं, शिलान्यास नहीं हो रहा था। सत्र में आ रहे हैं, भाई तो मंदिर जो आपको पहन के राम मंदिर के प्राण ये भी नियमावली थी कि काले कपड़े पहन के नहीं आना है। नियमावली तो नहीं है गौरव जी, हाँ। लेकिन ये दिल के में आपके दर्द कितना है,
ये आपके हाव भाव से पता चल जाता है। अच्छा। आप उस बजट का भी विरोध कर रहे हैं कि ये बजट नहीं होना भाई चाहिए। उन्होंने विरोध नहीं किया, उन्होंने कहा जब 65% आप पुराना बजट उपयोग नहीं कर पाए नहीं तो इस 90 में जरूरत क्या है? 100 करोड़ पे भी कमेंट है, आप उसको भी अच्छा। देखिए ना। ये जो आपत्तियां हैं ये बताती है कि समाजवादी पार्टी को आपत्ति नहीं, विरोध है, अरे आपत्ति विरोध सदन में आरोप है, आरोप लगाया आपत्ति उन्होंने कहा व्यक्त कर बजट रहे नहीं है हैं। आपका स्मार्ट सिटी दिखा नहीं है कहीं, स्मार्ट सिटी कहाँ बना है क्या कहीं? लोगों को दिख नहीं रहा है। स्मार्ट सिटी लखनऊ में बन रहा है। अच्छा अच्छा स्मार्ट सिटी से गौरव जी फिर आपका आशय क्या है? जी। स्मार्ट सिटी से सीवर सुचारू रूप से हो, फिलहाल स्मार्ट सिटी में सड़कें आपको अच्छी बता दूं, हो। नगर निगम की अरे सुनिए। यहाँ कंपनी ढूंढी जा रही है, टेंडर डाला गौरव- गया है गौरव जी कूड़ा के- उठाने के गौरव जी लिए, केवल- बताते रहिएगा। गौरव जी केवल इसी से स्मार्ट सिटी नहीं बनता। अच्छा, किससे जिस बनता तरह है? से डीप सीवर डाले गए, अच्छा आज सुदूर क्षेत्रों तक में गैस की पाइपलाइनें पड़ चले, गई। ठीक है। आज शहर के लोग गैस सिलेंडर लेने चले। के लिए नहीं, चलिए नहीं, इसको सुनिए और समझिए। हाँ। आज सिलेंडर लेने के लिए शहर के लोग गैस गोदामों पे लाइन नहीं लगाते। अच्छा, अच्छा। आज ये हो गैस गया, की- बेबे भाई कई ये बार इस- बोल चुके हैं। नहीं, ये स्मार्ट सिटी के लक्षण स्मार्ट- हैं। अच्छा, ये मेरे ख्याल से स्मार्ट सिटी क्राइटेरिया में नहीं रहा होगा। क्यों नहीं होगा? लाइन लगाना क्राइटेरिया में नहीं है, मैंने कई लाइनें देखी है, अब मैं लाइनों की चर्चा नहीं आप करूंगा। बात ही नहीं समझ, मुझे मैं सोना क्या नंबर कर रहा की हूं, बात सुना याद आ नहीं, जाएगी आपने सुना नहीं। हाँ, मैं आज सुन रहा हूं। घर घर में गैस की पाइपलाइन पड़ अच्छी गई बात है। है। उनके किचन चलिए गैस पाइपलाइन की भेजते पाइप- रहिए, सब जल भी भेजिए, तमाम लोग वो भी कर रहे पीड़ित भी हो हैं, रहे वो भी कर रहे हैं। चलिए होगा, चलिए और होगा। सुनिए, चलिए, ये सुना यही हो सब गया। स्मार्ट बाकी लोग भी हैं, बाकी लोग भी हैं। स्मार्ट नहीं, बाकी हाँ। लोग आपने विषय छेड़ा तो उसका जवाब हाँ, तो चलिए लेंगे जवाब ना दीजिए, जी। हाँ, बोलिए। तो स्मार्ट सिटी भी बन रही है, चलिए लोगों का जीवन सुखमय हो रहा है, चलिए, समझ अपराध पर नियंत्रण भी किया गया है, चलिए, ठीक। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार भी हुआ है, चलिए। और राम लला के भव्य मंदिर मुझे उम्मीद है जरूर बोलेंगे। निर्माण के बाद प्राण प्रतिष्ठा भी होने जा चलिए, रही ठीक, है। चलिए, हो गया। और उस प्राण प्रतिष्ठा के लिए 100 करोड़ का बजट भी सरकार ने दिया है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, पहले के बजट बहुत अच्छा है वहाँ पर। चल यादव लगातार मुस्कुरा रहे थे, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप भी हुए, और यहाँ पर जिस तरह से प्रवक्ता बीजेपी ने खुलेआम कहा कि जानकारी नहीं है, दर्द हो रहा है। कौन सा दर्द हो रहा है भाई आप लोगों को, क्या समस्या है? खुश नहीं है क्या आप लोग? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं धन्यवाद करता हूँ। विवेक भाई बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बस गलत जगह पे हैं। इतना जोर दे के बोलना पड़ता है इनको। आपने देखा ना जैसे दूसरा जो बोल रहे थे, अभी इन्होंने एक बात कही, मुझे याद आ गया सुब्रमण्यम स्वामी जी का। अच्छा। कि सुब्रमण्यम स्वामी जी की डे बाय डे हियरिंग हो रही थी, इसलिए हम लोग मंदिर बना पा रहे हैं। आपको याद होगा सुब्रमण्यम स्वामी अभी हाल ही में बयान दिए हैं कि पूरे हिंदुस्तान को अगर किसी ने गर्त में ढकेलने का काम किया तो प्रधानमंत्री जी ने, लीजिए। जिनकी आर्थिक नीति पे एकदम खुली चोट, शायद आपने वीडियो देखा होगा। और हमारे विवेक जी ने इस बात का जिक्र किया, सुब्रमण्यम स्वामी जी का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिसको आर्थिक का आ भी नहीं आता है, वो प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी करी थी उन्होंने। और प्रधानमंत्री को न जाने क्या क्या शब्द कहते हम नहीं कह सकते, इन्हीं के पार्टी के सांसद है। दूसरी बात मैं आता हूं, बात हो रही थी विधानसभा के अंदर तैयारी करके आने की बात। ये वही मुख्यमंत्री जी हैं जो विधानसभा के अंदर झूठ बोलते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता है कि यूपी पीएससी में 86 में 56 यादवों की बात कही थी और आज तक टेबल नहीं कर पाई है। अच्छा, तो सबसे झूठी पार्टी ये है और सबसे जुमलेबाज लोग ये लोग हैं। अगर इनसे पूछा जाए, ये बताओ 86 में 56 यादव की बात करते थे, क्या आपको पता है 86 में 56 एसडीएम क्या हो गए थे वो? तो ये केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान लेकर के, मैं तो ये भी कहता हूं कि जिस तरीके से आरएसएस सुबह 6-7 बजे जो है एक मैसेज सर्कुलेट करता है, वो केवल झूठ। अच्छा, और झूठ ऐसा होता है जो पूरे इनके हायरार्की बनी हुई है, बड़े नेता से लेके छोटे, प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री से लेके सारे के सारे नेताओं के पास सर्कुलेट करता है, वो सारे कार्यकर्ताओं के पास सबको सर्कुलेट फॉलो करना पड़ता है। आप सोचिए। और जानिए, वो 86 में 56 का करके हमारे जो बैकवर्ड समाज में लोगों ने, इन लोगों ने दुनिया बांटने, जाति को जाति से, धर्म को धर्म से लड़ाने का काम किया इन्होंने। अच्छा, और ये बात कर रहे थे रामलला में राम सेवकों की बात कर रहे थे। आप मुझे बताइए, इसी जो राम मंदिर ट्रस्ट बना है, जब ट्रस्ट बना है उसमें एक भी पिछड़ी जाति, सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं, उसमें पिछड़ी जाति का एक भी व्यक्ति वहां मिल जाए, मुझे बता दीजिए आप। अच्छा, और जो लोग नारा लगा रहे थे, जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, ये जुमलेबाज झांसेबाज लोग हैं। वहां भी जाति इनको देखने का, इनको धर्म चाहिए, धर्म में धर्म को लड़ाएंगे, जाति को जाति में लड़ाने का काम करेंगे। उसमें किन जाति को लोग रखे हैं वो? उसमें एक भी ओबीसी का नहीं है। मैं कहता हूं विनय कटियार को रख लेते आप, लेकिन नहीं रखे। कल्याण सिंह के परिवार को किसी रख लेते तो नहीं रखेंगे आप। आदरणीय स्वर्गीय कल्याण सिंह जी को बुलाया तक नहीं जी। ये वही लोग हैं जो प्रभु श्री रामचंद्र जी का जब शिलान्यास हो रहा था मंदिर का, ये उन्होंने जो तत्कालीन राष्ट्रपति को भी इन्होंने नामांतरित करने की सोचा नहीं कि वो दलित समाज से आते हैं। अच्छा। इनका जातिगत चश्मा आप समझ लीजिए। और ये देखिए, इनकी मजबूरी देखिए, बिहार की बात मुख्यमंत्री जी कर रहे थे विधानसभा के अंदर,
आपने देखा होगा किस तरीके से वहां पे महागठबंधन ने बीजेपी को घुटने पे लाके खड़ा कर दिया कि आपको जो है 75% आरक्षण में सर्वसम्मति से पास कराना पड़ा, ठीक। और वहां पे पूरी बीजेपी जो है घुटने पे चलने को तैयार हो गई। और मैं पूछना चाहता हूं, जब आप वहां विपक्ष में हो, जब आप वहां पे जातिगत जनगणना की बात हो रही है, जाति जनगणना का समर्थन कर रहे हो, आप जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात आप कर रहे हो, वहां उस सरकार ने वहां पे देने का काम किया और वहां आप समर्थन कर रहे हो, आप तो यहां फुल मेजोरिटी में हो। चल आप केवल डिप्टी सीएम को स्टूल पे बैठाने का काम करते हो। जी। पिछड़ी जाति के और पिछड़े समाज के मुख्यमंत्री होने की वजह से आप मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाने का काम करते हो और आपको शर्म नहीं आती है। चल ठीक। और आप जातिगत आधार पे बात करते हो। मैं पूछना चाहता हूं, आप स्मार्ट सिटी की बात कर रहे थे, आप स्मार्ट सिटी के अंदर आप बता रहे हो लाइन लगा करके गैस सिलेंडर मिलती है। मैं गाजियाबाद में 2007-8 में रहता था गौरव जी, उस समय गाजियाबाद में 2008 की बता रहा हूं आपको, उस समय गाजियाबाद में पाइपलाइन लग गई थी गैस की, आप ये नोट कर लीजिए। उसके बाद मुझे आप बताइए क्या पूरे, ये तो एक तरीके से जो है एक भाई प्रोसेस चलता रहता है दे शहरों में, आपकी गति धीमी है। आप 7-8 में जब गैस पाइपलाइन बन रही थी, आज तक अभी नहीं पहुंचा पाए, गांव शहरों में तो पहुंचा ही नहीं पाए आप। अच्छा। इसी तंग गलियों में अभी आप देख लो जितनी गलियां आपकी हैं गौरव जी, सुन लीजिए मेरे सुन लीजिए। और आपने जो भी वादे किए सारे के सारे जुमले साबित हो गए। आप अभी जो प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हो, आप कह रहे हो कि हमने हम ये बोले आपको दर्द हो रहा है, दर्द कौन सा हो रहा है? नहीं सुने, कोई दर्द नहीं हो रहा है। अच्छा। हम लोग विकास की बात करने वाले लोग हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने अयोध्या में क्या किया है? केवल जुमलेबाजी, झांसेबाजी। समाजवादी सरकार ने राम कथा संग्रहालय बनाया वहां पे। अच्छा। और आपकी कैबिनेट मीटिंग के लिए एक जगह नहीं मिली। आपकी समाजवादी सरकार ने जो संग्रहालय बना है उसी में आपको कैबिनेट मीटिंग करनी पड़ी, केवल जुमलेबाजी। आप वाराणसी के अंदर देख लीजिए, समाजवादियों ने शहर को डेवलप करने का काम किया, आउटर रिंग रोड बनाया, वहां पे बरुणा नदी का कॉरिडोर बनाया, बरुणा नदी का रिवर फ्रंट बनाया। वहां पे हम लोगों ने जो कॉरिडोर बना उसको कैबिनेट से पास कराने का काम किया। आपको याद होगा राजाराम उपाध्याय डीएम थे, आपने बनाया तो है, तो सरकारी, तो सरकारी चीज उपयोग के लिए होती। मैं वही कह रहा हूं, लेकिन ये कह रहे हैं ना कि मंदिर हम बना दे रहे हैं, हमारी सरकार ने बना दिया। ये मजाक वो आपने उपयोग किया, जो आपने बनाया उन्होंने उपयोग किया। मैं वही पूछ रहा हूं। तो ये केवल अभी आप पूछा जाए इनसे, मेरा सवाल क्या काम कर रहे हो? क्या मंदिर बना रहे हैं? मंदिर बना, अयोध्या में चले जाओ, आपके आज के समय में लोगों को इन्होंने बेघर कर दिया। अच्छा। लोगों को निकाल के बाहर कर दिया, उनको रहने की व्यवस्था नहीं है। लोग बेचारे धरने पे पड़े रहे, लाठियां बरसाई गई उनको। चले ठीक। और कितनी पीड़ा में लोगों ने अपनी बातें कही, लेकिन मुख्यमंत्री जी को टस से मस नहीं होते हैं। और एक बात और सुन लीजिए, स्वास्थ्य की बात हो रही थी, मैं बता रहा हूँ, स्वास्थ्य की बात होती गौरव जी। इसी लोहिया के अंदर ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, लोहिया के अंदर 3-4 दिनों से एमआरआई की मशीन खराब है। अभी आप किसी पेशेंट को एमआरआई की बात आती है, 3 महीने 4 महीने की वेटिंग मिलता है। सुन लीजिए, नहीं गौरव जी, मैं सुन लीजिए ना, हो गया आपने मैं 17 से बोलना सुनो, 5 मिनट नहीं हुआ। आप समय मत दीजिए। नहीं मुद्दे पे आई, मुद्दे पे बोलिए। मैं मुद्दे बता रहा हूं, मैं मुद्दे बात कर रहा हूं। अभी जो हमारे छापामार मंत्री जी हैं पाठक जी, वो छापा मारते रहते हैं। इसी लोहिया के अंदर मैं बता रहा हूं, मैं खुद भोगी, मेरा छोटा भाई का 3 दिन से डेट मिल रही है एमआरआई के लिए कि भाई आज मशीन खराब है, कल मशीन खराब है। सोचो इतने बड़े अस्पताल हैं। और माननीय हमारे अखिलेश यादव जी ने, नेता जो प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि सरकार ये बताए, पूरे प्रदेश में एक भी अस्पताल बताए जहां पे फ्री में इलाज हो रहा हो। एक भी अस्पताल बनाया उन्होंने, केवल झांसेबाजी, जुमलेबाजी। मेडिकल कॉलेज के नाम पे अभी एम्स आप बना रहे हो गोरखपुर के अंदर, कैसे साल हो गया? 10 साल से बना रहे हो आप। 10 साल के अंदर में सऊदी सरकारों ने, सरकार ने जो है जमीन देने का काम किया, और आज भी आप अस्पताल नहीं चला पाए हो। ठीक है, हो गया। मेडिकल क्षेत्र में काम किया, एक भी बिल्डिंग आपने काम नहीं किया। जुमलेबाजी, झांसीबाजी कुछ है क्या आपके पास? हो गया। राम मंदिर की जो ट्रस्ट है उसमें कामेश्वर चौपाल नाम से एक व्यक्ति है जो कि आपकी ओबीसी समाज से नहीं है, ओबीसी उसने एफसी से आता है, पर एक मैं बोल रहा हूं, मैं व्यक्ति एक जिसकी जितनी संख्या होनी चाहिए उसकी तो भागीदारी होनी चाहिए थी। आप बताओ एससी एसटी के लोग, चले वो आप मांग रख लीजिएगा। जहां मलाई खाना आप अपने लोग बैठा दो। क्योंकि आप यहाँ पर बात हुई तो कामेश्वर चौपाल का जिक्र किया। चले ठीक हो गया, चलिए मैं सर नहीं अपडेट कर लिए, ओबीसी कोई नहीं है, कोई अपडेट कर लीजिए। चले ठीक है, एक ही आदमी, चले हो गया। भाई मलिक जावेद अंसारी कांग्रेस से जुड़े हुए। मलिक भाई आप सुन रहे थे, विवेक भाई पे आप मुस्कुरा रहे थे, ऐसी कौन सी बात कर दी? जी, मैं इस बात पे मुस्कुरा रहा था कि विवेक भाई ने बोला कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य जो है वो उत्तम प्रदेश बना दिया, उत्तम बना दिया हमने। इस बात पे मुझे हंसी आ रही थी। अच्छा। क्योंकि अगर स्वास्थ्य की बात करो तो कोरोना काल की नजरें अगर आप घुमाओगे तो आपको पता लग जाएगा क्या हुआ उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल। और गोरखनाथ जाके मुख्यमंत्री हमारे, उनके हॉस्पिटलों का हाल देख लो, बच्चों की कितनी मौतें होती हैं दिमागी बुखार से, तो सबके सामने है। डेंगू, पिछली चर्चा हमने की थी डेंगू पे, पूरे उत्तर प्रदेश में किस तरीके से डेंगू हो रहा है, किस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं।
तो वो कह रहे थे कि उत्तम प्रदेश हम बना रहे हैं। अच्छा। तो मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी और हंसी आ रही थी। उत्तम प्रदेश तो बनाया है इन्होंने, लेकिन बनाया है मर्डर्स में नंबर 1 में, आदिवासियों पे अत्याचार में नंबर 1 पे, और दलितों पे अत्याचार पे नंबर 1 पे, महिलाओं पे अत्याचार पे नंबर 1 पे, लूट पे अत्याचार पे नंबर पे, और कर्जा लेने में नंबर 1 बनाया उत्तर प्रदेश को। अच्छा। 7 लाख से ज्यादा का कर्जदार कर दिया इन्होंने। जितना बजट होता है उसका 70% ये कर्ज लेके चला रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश को इन्होंने, अभी चंचल भाई ने बोली थी बात कि जैसे केंद्र ने पूरे भारत को अंधकार में धकेल दिया, ऐसे ही योगी जी ने उत्तर प्रदेश को अंधकार में भेज दिया है। सचिन भाई बैठे हैं, मुझे उम्मीद है पश्चिम उत्तर प्रदेश से होंगे, इनसे ही पूछ लेना कि किसान, जो गन्ना किसान है उनका बकाया कितना है, तो भी पता लग जाएगा। ये डबल इनकम की बात करते थे किसानों की। बिजली सबसे ज्यादा महंगी किसानों को मिल रही है आज। आप हर जिला, बिजनौर में देख लीजिए, मुजफ्फरनगर में देख लीजिए, शामली में देख लीजिए, बागपत में देख लीजिए, मेरठ में देख लीजिए, सहारनपुर में देख लीजिए, संभल, अमरोहा, मुरादाबाद, यहाँ के किसानों से पूछो कितना बकाया है जी गन्ना किसान का। हाँ, ये महिमा मंडन करते हैं, ये 5 करोड़ के दिए जला सकते हैं, ये लाखों के हवाई जहाज में घूम सकते हैं, ये फूलों की वर्षा कर सकते हैं, लेकिन इन्हें ना किसान दिख रहा है, ना युवा दिख रहा है, ना इन्हें महिलाएं दिख रही, ना इन्हें उत्तर प्रदेश का नागरिक दिख रहा है। अच्छा। ये सत्ता के नशे में, अंधकार में डूबे हुए लोग हैं, और अच्छा। इनका जो अहंकार है वो उत्तर प्रदेश के लोग आने वाले वक्त में दुरुस्त करेंगे, और इनको जहां के लोग हैं वहां पे पहुंचाएंगे। और एक बात और बोलना चाहूंगा मैं, गौरव भाई, ये बोल रहे थे हर डिबेट में, विवेक भाई बोलते हैं राम मंदिर हम बना रहे, राम मंदिर हम बना रहे। अगर इनसे मैं पूछ लूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन पार्टी थी, तो बता दो, तो ये बता नहीं पाएंगे। उसमें भाजपा की कोई पार्टी नहीं थी, भाजपा का कोई संगठन नहीं था। तो ये बिना बात के बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने होकर कूदते रहते हैं कि हम बना रहे। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, भाई बड़ी बात करी बड़ी भाई ने। पार्टी कौन है? आप पार्टी अगर आप कहो तो मैं बता दूं, राम जन्मभूमि न्यास है, ऑल इंडिया हिंदू महासभा है, राम लल्ला विराजमान है, निर्मोही अखाड़ा है। भाजपा का है, ये वैसे कूदते रहते हैं कि राम मंदिर हम बना रहे हैं। तो शर्म करो, झूठ मत बोलो भगवान के नाम पे। शर्म करे, झूठ मत बोलिए। चलिए ठीक है। प्रवक्ता हमारी पार्टी सैयद मोहम्मद तकी भाई आप यहाँ पर सत्य की बात चल रही है, आप भी संघर्ष करते रहते हैं। फिलहाल अभी आपका संघर्ष नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आपके बड़े नेता इस समय निरुद्ध हैं और उनके लिए लगातार संघर्ष जारी है। जिस तरह से यहाँ पर बहस हुई है, आरोप प्रत्यारोप को दौर चले हैं, आप हमारी पार्टी क्या रहा है? हालांकि आप विधानसभा में आपकी उपस्थिति नहीं है। ये बात सवाल रिपीट करेंगे आप गौरव जी? जी, विधानसभा में आपकी उपस्थिति नहीं है सैयद मोहम्मद तकी, मैं ये बोल रहा हूँ। देखिए, विधानसभा में हमारी उपस्थिति ना हो, लेकिन लाखों करोड़ों उत्तर प्रदेश वासियों के दिल में हम भी आज मौजूद हैं। क्या बात है। और आम आदमी पार्टी ने जो फैसले किए थे दिल्ली में और पंजाब में, उसकी बहुत तारीफ होती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का हर नागरिक चाहता है कि आम आदमी पार्टी सरकार जल्द से जल्द। देखिए, आम आदमी पार्टी को भी आए हुए 10 साल हुए हैं। 10 साल में हम नेशनल पार्टी बन गए, राष्ट्रीय पार्टी बन गए, बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश में भी अनंतो गत्तो आना तो आम आदमी पार्टी को, वही सरकार आम आदमी पार्टी करेगी। अरविंद केजरीवाल की विचारधारा तो मानने वाले लोग, जो कि लोग यहाँ से इलाज कराने दिल्ली जाते हैं और जो पंजाब जाते हैं, वो देख के आते हैं, आम आदमी पार्टी की तारीफ करते हैं। जब मैंने गया था चुनाव प्रचार के दौरान 2022 में गांव-गांव, तो गांव-गांव में हर जगह आम आदमी पार्टी की चर्चा हो रही थी। जो मजदूर दिल्ली से, पंजाब से काम करके अपना इलाज करके आ रहे थे, वो गांव-गांव जाके आम आदमी पार्टी का प्रचार कर रहे थे। अच्छा, ये बात अलग है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक मजबूत दावेदार मानी जाती है, और चुनाव जो है वो 2 पार्टियों के बीच में हो गया था, इसलिए ज्यादातर लोग चाहते थे जो बीजेपी को हराया तो समाजवादी पार्टी को वोट दिया गया। अच्छा। लेकिन आम आदमी पार्टी को भी एक्सेप्ट किया गया, हमें भी वोट मिले यहाँ पे। और पंचायती इलेक्शन में और सभासदी इलेक्शन में आम आदमी पार्टी के 150 सभासद भी आए हैं, हमारे चेयरमैन भी आए हैं। आम आदमी पार्टी ने अपनी जगह बनाई है। और बात रही जातिगत जनसंख्या जनगणना की, तो मैंने गौरव भाई बहुत सी डिबेट करी आपके चैनल के ऊपर। आपको याद है, पिछले 1 साल से लगातार इस पर डिबेट हो रही है। और इससे पहले भी हमने कहा था कि आम आदमी पार्टी जातिगत जनगणना के साथ है। और उसके बाद दिल्ली और पंजाब में कब कराएंगे? साथ है, दिल्ली पंजाब में करा लीजिए ना, साथ क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो उस जगह कराएंगे, हमें कराना, कराएंगे क्यों नहीं कराएंगे? कब कराएंगे? हाँ, वो तो देखिए, वो चीज ऐसी है जिसको रोका नहीं सकता। बीजेपी जो है, एक साल से समर्थन कर रहे हैं। पंजाब में सरकार बन गई, बड़े बड़े विज्ञापन आ रहे हैं, अच्छाई दिख रही है,
करा लीजिए जब आप कह रहे हैं। बहुत जल्द गौरव जी, बहुत जल्द आपकी मनोकामना पूरी होगी। हाँ। और आम आदमी पार्टी पंजाब में और दिल्ली में जाति की जनगणना जरूर कराएगी। चलिए ठीक, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। चलिए ठीक है। और बीजेपी को वोट जो चाहिए दलितों के, पिछड़ों के, लेकिन वो उनको वो सम्मान नहीं देना चाहते, वो स्थान नहीं देना चाहते। ठीक है। इनके मन में खोट है। ठीक है। आज की डेट में हाई कोर्ट में कितने जज एससी से पिछड़ी जाति से उसमें बात नहीं करना नहीं चाहते। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट में इतने जज एससी से, अरे वहां पर फर्क नहीं है भाई, वहां कॉलेजियम सिस्टम है, वहां पर जाति व्यवस्था नहीं है भाई। कितने महत्वपूर्ण पदों में भारत सरकार में बता रहने दीजिए, जो है वो न्याय तक बता रहने दीजिए भाई, वो दलित भाई न्याय तक बता रहने दीजिए। तैयार नहीं बोले भाई जानते हैं एडवोकेट है, चलिए न्याय तक बता रहने दीजिए। वहां पर जाति वहां पर जाति लागू कर कराइए, समाज छोड़ दिए उसको, महत्वपूर्ण पद है उसको छोड़ दीजिए, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। चलिए हो गया, पिछड़ी जाति से है, चलिए हो गया, उसमें बात करने को तैयार नहीं। चलिए ठीक हो गया। प्रवक्ता रालोद सचिन चौधरी। सचिन भाई, आपके साथ अभी स्थिति जो चल रही है, खैर उसकी चर्चा नहीं करूंगा, पर यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि घमासान जारी है, 24 की लड़ाई यहाँ पर 47 में नजर आ रही है। जमकर यहाँ पर साधारण अंदाज में व्यंग किए गए, कटाक्ष किए गए और बताया गया होमवर्क करके नहीं आते। आज समाजवादी पार्टी के सहयोगी हैं और किस तरह देखते सत्य की शुरुआत को लेकर, अनुपूरक बजट को लेकर और जिस तरह जाति जनगणना को लेकर शिवपाल सिंह यादव ने केशव मौर्य का इस्तीफा मांगा है, उसको क्या कहेंगे? देखिए, इस बजट में ये जो सत्र है, जो हमारा शीतकालीन सत्र है जी, हमारे छपरौली के माननीय विधायक अजय तोमर जी ने एक सवाल गन्ना मंत्री जी से पूछा जी कि अभी किसानों का कितना भुगतान बकाया है जी, जो हमारे कांग्रेस के साथी मित्र कह रहे थे जी मैं उसकी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं, उनकी बात को जी। और गन्ना मंत्री जी ने बताया कि पिछले सत्र का लगभग 1750 करोड़ रुपए अभी किसानों का बकाया है। अच्छा। और इस सत्र का वो जवाब नहीं दे पाए, मौन रहे। तो भारतीय जनता पार्टी पहले तो ये बताए कि जब ये सत्ता में आए थे ये कह के कि किसानों का 14 दिन में गन्ना भुगतान किया जाएगा। अरे बोलता धान पूछिए आप, धान पूछिए, धान आप गन्ना मत पूछिए, धान पूछिए आप, धान का समय है भाई, बोले तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर गन्ने की बात नहीं की जाएगी तो ये बेमानी हो जाएगी। अच्छा। और गन्ने का मूल्य जो भारतीय जनता पार्टी नहीं बढ़ा पाई है। अच्छा। अभी कानपुर अनुसंधान, कृषि अनुसंधान है, उसने शोध किया, उसने बताया कि लगभग जो गन्ने पर लागत आ रही है उसको उत्पादन करने में, उसमें लगभग 325 रुपए खर्च आ रहा है जी। और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में ये कहा गया कि किसानों की लागत का 50% मूल्य होना चाहिए उसकी लागत पर। तो उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी कहाँ मूल्य दे पाई है। भारतीय जनता पार्टी जब 2017 में सरकार में आई तो प्रधानमंत्री जी ने बिजनौर की रैली में कहा कि ये चौधरी चरण सिंह की धरती। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो मैं उत्तर प्रदेश का सांसद होने के नाते उत्तर प्रदेश की सरकार को कहूंगा कि चौधरी चरण सिंह किसान कल्याण कोष के नाम से एक कोष का निर्माण करे और हर जनपद में किसानों के कल्याण के लिए 400 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ उस कोष में डालकर किसानों को राहत देने का काम करे। अच्छा। आज सच्चाई सबके सामने है। चौधरी चरण सिंह जी के नाम का इस्तेमाल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वोट लेने के लिए करती है। अच्छा। जबकि आज तक भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, ना प्रधानमंत्री ना मुख्यमंत्री, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है या प्रधानमंत्री बने हैं तब से वो चौधरी चरण सिंह जी की समाधि स्थल पर नहीं गए। अच्छा। ये सिर्फ ढोंग करते हैं किसान के ढोंग करते हैं। अच्छा। रखने का। ये सिर्फ इन्होंने कहा कि 2022 तक हम किसानों की आमदनी दोगुना कर देंगे, जब किसान के गन्ने का लागत जो है वो 325 रुपए आ रही है और गन्ना मूल्य 350 रुपए है, तो आमदनी दोगुनी है जी। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से किसानों और युवाओं की कैलकुलेशन है, दुगनी आमदनी बता रही है भैया आपने। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, ये मैं पूछ रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथी प्रवक्ता बैठे हैं वो ये बताएं, जिस शायराना अंदाज में आज मुख्यमंत्री जी सदन के अंदर बोले, क्या वो शायरी गन्ना किसानों के लिए नहीं हो सकती थी जी? क्या वो उस शायरी में गन्ना किसानों के लिए 450 रुपए गन्ने का भाव नहीं हो सकता था? बिल्कुल। क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि आपकी सोच में किसान नहीं है, युवा नहीं है, ना आप रोजगार युवा को दे पा रहे हो, ना किसान को उनकी फसलों का वाजिब मूल्य दे पा रहे हो। ठीक है। गजेंद्र त्रिपाठी जी, गैन भाई, सबको सुना, बजट पे बोल लीजिए जो अनुपर पेश किया गया है, इसके साथ साथ जिस तरह से यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप हुए। अच्छा, ये बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर गौरव भाई, अनुपूरक बजट क्या यहाँ पे पहली बार हुआ है क्या?
नहीं, पहली बार तो नहीं हुआ, पहले भी हुआ है। बहुत देखिए, जी अखिलेश जी ने कहा, अखिलेश जी ने खुद ही अनुपूरक बजट 3 बार किया पेश। बिल्कुल किया। ठीक, अनुपूरक बजट तो कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। जी सरकार को यदि लगता है कि कई कार्य योजनाएं छूट गई हैं जिन पे हमको कार्य करना है, तो उस पर कार्य करना चाहिए। बिल्कुल, सरकार इसीलिए है। बिल्कुल। विरोध का जगह जहां बनता है वहां आप करें। समस्या क्या है? समस्या है सामने इनके लोकसभा चुनाव। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच का जो वोट का अंतर है, उस अंतर को आप देखें। अच्छा। कि वो इतना बड़ा है कि उस गैप को देख करके भयभीत हो जाते होंगे कभी कभी बैठ करके समाजवादी पार्टी के लोग। अच्छा। कि ये कैसे मेंटेन होगा, अच्छा, ये कैसे किया जाए, क्या किया जाए, इस पर लगातार उनके यहाँ विचार विमर्श होता है। अच्छा। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा गैप है। और एक मुद्दा आ जाता है, जैसे राम का नाम आता है तो जितने भगवान राम के विरोधी हैं वो सब एक साथ आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ कौन आ गया भाई? भाई सिंपल बात है, 100 करोड़ रुपया भगवान श्री राम के नाम पे अगर कहीं आवंटित हो जाए तो हालात देख लीजिए क्या है उन लोगों के जो भगवान राम के कार्यसेवकों पर गोलियां चलवाए हैं। अच्छा। वो लोग बोले मत भगवान राम के बारे में। अच्छा। उनके पास भगवान राम के विषय में बोलने की तो कोई बात ही नहीं। अच्छा। वह बोलने के योग्य नहीं है यहाँ। अच्छा। जब बात यहाँ आती है तो गोली चलवाने वाले कारसेवकों पर यहाँ पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, दंगाई थे यहाँ पर और माननीय नेताजी ने मेरी अपने समय में बोलिए, अपने समय में आपका नंबर आएगा। माननीय नेताजी, सरकार और व्यवस्था, जब सरकार आपकी है, व्यवस्था आपकी है, आप चाहे होते तो वहां पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। अच्छा, ठीक। लेकिन आपको गोलियां वहां पर आकर के चलवानी थी। अच्छा। राम भक्तों को मारना था। अच्छा। आपको एक विशेष वर्ग का वोट चाहिए। उस वोट के लिए कुछ भी करते हैं आप लोग। ठीक है, मेरा सवाल है। अब मैं वहीं आता हूँ, विषय बिंदु पर। देखिए मेरा यहाँ पर विषय था यहाँ पर अनुपूरक बजट। जी, हम लोग की चर्चा वहां पर हो रही थी। जी, मैं पूछता हूं कि स्मार्ट सिटी की बात हो रही थी। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी इस बात को यहां पर बताए कि स्मार्ट सिटी कहां कहां बनाए गए। स्मार्ट सिटी पे भारतीय जनता पार्टी भूल जाती है, नहीं भूल जाती है कि वो लिखी क्या थी। स्मार्ट सिटी के नाम पर उन्होंने कहा था कि इसी सिटियों को स्मार्ट बनाया जाएगा। जी। स्मार्ट बनाने के लिए अच्छे वहां पे सीवरेज, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, आप देखिए एशिया की सबसे बड़ी एसटीपी यही है। अच्छा। लखनऊ के अंदर। क्या बात है। ठीक है, उसको बहन जी ने बनवाया था। वह किस हालात में है उसको देख के आइए आप। जब आप किसी स्मार्ट सिटी की बात जब आप करते हैं तो सबसे पहले बात होती है एसटीपी की। जी। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। और सीवरेज की हालत क्या है? अरे क्या तो रहा है, सिलेंडर लाइन लगा के नहीं लेना पड़ता। नहीं, देखिए सिलेंडर से और सीवरेज का कोई लेना देना नहीं है। यह अपने विषय बिंदु पर आए। स्मार्ट हम क्या कहते हैं, सिलेंडर की दिक्कत तो आज की डेट में गांव में भी नहीं है। लीजिए, एक मिस कॉल कीजिए, फोन कीजिए, तुरंत हाजिर है सिलेंडर। बिल्कुल। तो सरकार की उपलब्धि जनता जानती है। अच्छा। बात हो रही है स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी इन्होंने उस पर देखा जाए तो सारे काम अधूरे हैं। लीजिए। ठीक है, उतनी बड़ी व्यवस्था बनाने के बावजूद भी अभी तक वहां पर कई आइटम के टेंडर ही नहीं हुए हैं। लीजिए। बहुत सारे काम ऐसे ही हैं, छूटे हुए हैं। अब आप देखें, यही नहीं, लखनऊ ही नहीं केवल, आप आगरा की हालत देखें। जी। जितने भी वहां पर वाटर हेड, आज का मुद्दा पर थोड़ा सा बिल्कुल मैं कह रहा हूं, जितने भी वाटर हेड वहां पे टैंक हैं, जी, आप देखिए 16 वाटर हेड टैंक है जिसको जल निगम लेना ही नहीं चाहता है। चलिए। ठीक है, रिजेक्ट मान चुका है और उस पर रिपोर्ट आई है रुड़की की। किसकी जिम्मेदारी है? रुड़की की रिपोर्ट है। मैं क्या कह रहा हूं, चंचल यादव की, गौरव श्रीवास्तव, चंचल यादव की। अच्छा, इनकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल है, इसलिए कि अखिलेश जी द्वारा दिया गया, नहीं, अखिलेश जी द्वारा दिया गया वो कार्य था। अब उस कार्य को आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने वो पूरे वहां पे टैंक का निर्माण किया था। अच्छा। जब उसको हैंडओवर होने का समय आया तो उसमें से आईआईटी रुड़की ने रिपोर्ट दे दिया। चंचल यादव क्या आप लोग? हम हम कह रहे हैं, देखिए चंचल यादव या हम सभी लोग यही रहते हैं। अच्छा। ठीक है,
मैं यह कह रहा हूं कि जब आईआईटी ने कह दिया कि ये टैंक कार्य करने योग्य नहीं हैं, ये पूरे तरीके से रिजेक्टेड हो चुके हैं, डिसमेंटलिंग के योग्य हैं, इसकी रिपोर्ट है। ठीक तो हम कहते हैं कि देखिए स्मार्ट सिटी के लिए लखनऊ के अंदर भी, लखनऊ के अंदर भी आप देखें, बताऊं फिर कभी डिस्कस कर ले। हाँ, देखिए लखनऊ के अंदर जो जिस तरह से यहाँ पर विधानसभा सत्र में बहसाबाजी हुई है, उसके हम क्या कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि विपक्ष है किस लिए? अच्छा, विपक्ष इस देश में लोकतंत्र के लिए सबसे मजबूत स्तंभ है ना वो। जी लीजिए, अपनी बात नहीं कहेगा वो। हाँ, अच्छा, वो जनता की बात नहीं है। अच्छा, वो किसी के पास में 8% वोट है, किसी के पास में 16% वोट है, 18% वोट है, 20% वोट है। वह 20% वोटों की बात तो करेगा ना, वो 20% वोटों की बात नहीं करेगा। वो 20% वोटों का, वो 20% वोटों का बात तो करेगा ना, वह 20% वोटों का बात वहां पे करेगा, वहां पर अपने लोगों का। और अगर वह वहां पर अपने लोगों की बात ही नहीं कर सकता, अगर वह अपने लोगों की बात ही नहीं कर सकता, तो कोई गजेंद्र त्रिपाठी अपनी बात को कह रहे हैं, हम कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं है, आपको क्यों दिक्कत होती है? और दिल्ली पहुंचेगा दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर, प्लीज। आप भी वहां पर तीसरी सत्ता में दिल्ली पहुंचेंगे, आप परेशान ना होइए, वो दिल्ली पहुंचेंगे। चले हो गया। गहीन भाई, मैं आपसे एक सवाल मेरा आपसे है, आपने यहाँ पर चंचल यादव पर गोली चलाने का आरोप लगाया कि राम भक्तों पे गोली, राम भक्त नहीं है ना, ठीक है, नहीं मैं यहाँ पर वो सिलसिला नहीं शुरू करूंगा, पर मेरा सवाल आपसे है, जिन पर गोली चलाई गई, जो शहीद हुए, उनके साथ क्या हुआ? उनका ख्याल किसने रखा? उनको यहाँ पर शहीद का दर्जा किसने दिया? उनके साथ न्याय किसने किया? कुछ जानकारी है क्या? अगर जानकारी बता दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं न्याय नहीं हुआ। नहीं, हम क्या कह रहे हैं? जी पूछूंगा, बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूं कि उनके जो लोग वहां शहीद हुए हैं, हाँ, उस लिस्ट को आप देखें तो किसी के साथ न्याय नहीं हुआ। जी, ये मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं जी, किसी के साथ न्याय नहीं हुआ, इसलिए कि राम मंदिर के मुद्दे को एक राजनीतिक रंग दे करके लोग आज की डेट में सत्ता में है ना। जी, मैं क्या कह रहा हूं? भाई तो मैं बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूं जी। लेकिन सत्ता में उनको ले आने के लिए या मुद्दा देने के लिए कौन लोग आए? जी, जिनकी सरकार थी, जिनकी जिम्मेदारी थी कि वहां तक कोई नहीं जा सकता। ठीक है, हो गया। अब विवेक श्रीवास्तव समझ जवाब देंगे, अब विवेक श्रीवास्तव चले, हो गया। तकी भाई जवाब आपको नहीं देना है, यहाँ सत्ता पक्ष में विवेक श्रीवास्तव बैठे, विवेक भाई जवाब आपको देना है, उंगली उठा लेते हैं। देखिए गौरव जी, जो कार सेवकों को अराजकतावादी आतंकवादी बता रहे थे, अच्छा, दंगाई बता रहे हैं, आतंकवादी नहीं होता है, आतंकवादी और दंगाई में, देखिए दंगाई बोले, आतंकवादी नहीं बोला। जी देखिए जी, बोलिए। अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी बता दिया। अरे छोड़िए, तकी भाई प्लीज, सर बता के प्लीज, बीच में मत बोले, सर बता के बीच में बोलिए प्लीज, हो गया, इनको म्यूट किया जाए। चलिए ठीक है, बोलिए, विवेक श्रीवास्तव बोलेंगे, विवेक श्रीवास्तव बोलिए। थे कार सेवक, हाँ, रामलला के पास कार सेवा के लिए जा रहे थे, हाँ, और उन पे गोली चलाई गई। जिस समय ये आंदोलन की आहट हुई थी, इसी विधानसभा में मुलायम सिंह ने बहुसंख्यक समाज को चुनौती देते हुए कहा था कि वहां परिंदा पर नहीं मार पाएगा। अच्छा, बहुसंख्यक समाज ने इस चुनौती को स्वीकार किया। अच्छा, वहां लोग गए, ठीक, कार सेवा के उद्देश्य से गए, और मुलायम सिंह जी ने गोलियां चलवाई। ठीक, गोलियां चली, लोग मरे, बहुत लोग घायल हुए। विश्व हिंदू परिषद ने घायलों और हुतात्माओं के परिजनों की सहायता के लिए उस समय एक हुतात्मा निधि का संकलन किया। अच्छा, जो उनके परिजनों की सहायता भेजा गया। अच्छा, अच्छा, कोठारी बंधु जो दो भाई शहीद हुए थे, उनके परिवार से आज भी हम लोग का संपर्क संवाद, अभी कुछ दिन आपने पूर्व देखा, संपर्क संवाद उनको दिया है कुछ कि नहीं दिया? नौकरी दी कि नहीं दी, पूछ रहा हूँ तो। देखिए याद आ गया, पहली बात बता दूं, बता दीजिए कि जो लोग वहाँ गए थे उनके उद्देश्य इतने छोटे नहीं थे गौरव जी। अच्छा, सब राम के कार्य से गए थे। अच्छा, और जो मुलायम सिंह जी ने किया, जिस तरह से वहाँ गोली चली, अच्छा,
उसने करोड़ों करोड़ हिंदुओं के हृदय को झकझोर के रख दिया। अच्छा। जो लोग उस आंदोलन से नहीं भी जुड़े थे, इस गोली कांड के बाद बहुसंख्यक समाज जाग गया। अच्छा। उसको लग गया कि अगर अब हम एक ना हुए और हम लोग अपने विषयों पे अगर सब लोग मिलके ना खड़े हुए तो इसी तरह हम लोग मरने के लिए अब सख्त हैं। अच्छा। बहुसंख्यक समाज खड़ा हुआ, एकजुट हुआ, उसका परिणाम आज आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा, तब का परिणाम आज देखने उसी स्थान पे रामलला का भव्य मंदिर निर्माण 500 साल के संघर्ष के बाद हो रहा है। 500 साल का संघर्ष। भाई आप सुप्रीम कोर्ट की बात क्यों नहीं करते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात हम इसलिए नहीं करते गौरव जी, थोड़ा उसका आदेश को बोले। भाई सुप्रीम कोर्ट में गया था और सबने उसके आदेश को स्वीकार किया था, थोड़ा ये बोले। मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। मुकदमा जब उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय ने डिसाइड किया तो सुप्रीम कोर्ट तभी पहुंच गया था। अच्छा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार थी। पूरे मुकदमे में उन्होंने एक भी पन्ने का अनुवाद दाखिल नहीं होने दिया। अच्छा। जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी तब हमने सारे दस्तावेजों का हम अनुवाद दाखिल कराया। अच्छा, ठीक। उसके बाद डे बाय डे हियरिंग के रास्ता, इसीलिए कह रहे हैं आप लोग, सुन लीजिए, और हमने अपने घोषणा पत्र में भी कहा था। अच्छा, बिल्कुल, कि हम राम लला के भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। बिल्कुल कहा। हमने नहीं कहा था कि हम बनवाएंगे, हम मार्ग प्रशस्त करेंगे। उसके रास्ते में जो भी अड़चने आएंगी, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं चल पा रही थी तो इनके मुद्दे में नहीं था राम मंदिर। मुद्दे में पूछे 2014 के मुद्दे में घोषणा पत्र भ्रष्टाचार था, अरे भाई महंगाई थी, सारे घोषणा पत्रों में एक मुझे ऐड दिखा दिए जिसमें 2014 की बात की हो। 2014 के एक ऐड में उन्होंने राम मंदिर की बात करी हो। सारे घोषणा पत्रों में महंगाई की बात करी, बिल्कुल सारे घोषणा पत्र निकाल दिया था। 2014 के घोषणा पत्र में राम मंदिर नहीं था। आदत ठीक कराइए भाई, भाई आदत खराब है आपकी, ठीक करिए आदत, आदत ठीक कराइए ताकि भाई जवाब दीजिए ना। इसी तरह बोलते हो गया संजय से पहुंच गए। लीजिए बोल रहे हैं, सीधे बोल रहे संजय से पहुंच गए। क्या बात है? महंगाई थी आपके मुद्दे में। चलिए, महंगाई, बेरोजगारी, सारी जो बातें आप कह रहे, हमारे मुद्दे में सारी चीजें थी, मैं सब पे काम किया है। आप सब तफसील से चर्चा करें, मैं आपको तफसील से जवाब दूंगा। चलिए, डिबेट को डिबेट करना छोड़ दिया करें। चलिए ठीक हो गया, विषय हो गया। उत्तर प्रदेश के पूरे बजट में 100 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया गया, हो गया करके मैं लूंगा आपकी बात, होने वाले दर्द की, अरे सबकी बात लूंगा ताकि भाई प्लीज सहमत तकी प्लीज, मैं आपकी बात लूंगा, मुझे और लोग लेने दीजिए। दर्द हुआ है, दर्द की बात हो रही है। चलिए ठीक है, 100 करोड़ रुपए का जो बजट, चलिए दर्द किसी को नहीं हुआ। चलिए मलिक भाई बोले, संजय भाई बात लेकर होने वाले दर्द की है। चलिए हो गया ताकि भाई रुक जाइए, बीच पर कूदिए। आम आदमी पार्टी प्लीज प्रवक्ता प्लीज बीच पर कूदिए। चलिए बोलिए, चलिए बोलिए। देखिए गौरव जी एक बात मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि माननीय आपको दर्द बहुत है 100 करोड़ से, माननीय नेताजी की सरकार मंदिर से दर्द है आपको, और माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से कि किसी भी सूरत हाल में लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए। लीजिए, और माननीय नेताजी ने संविधान की शपथ लेके मुख्यमंत्री बने थे। अच्छा, किसी और चीज तो दंगाई क्यों बोल रहे हैं? सुन लीजिए, आप दंगाई क्यों बोल रहे हैं भाई? वो कौन लोग थे? अच्छा, जो लॉ एंड ऑर्डर की बात, आप बात बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। आप अभी मुख्यमंत्री जी, कोई आदमी धरना देता है, अभी आपने देखा होगा 112 की महिलाएं, हमारी बहनें धरना दे रही थी, किस तरीके से उन्हें बेइज्जत किया गया। अभी आपने देखा होगा जिस तरीके से इन्हीं के पार्टी के एक सांसद पूरे दुनिया को जो गर्व से सीना चौड़ा करने वाली हमारी बेटियां, बहनें, जिनको जो है न्याय नहीं मिला, तब तो इनको ये नहीं लगता है जिस देश में लड़की को देवी माना जाता है, महिला का सम्मान होता है, देवी मान की पूजा होती है, आप सोचिए उस देश में महिलाओं को, जो वो सामान्य महिलाएं नहीं थी, सामान्य बेटियां नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है, जो अपनी केवल कुछ मानसिकता की वजह से, सुन लीजिए मेरी बात सुनिए, और सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं उसकी बात पे, अनुपूरक बजट के बारे में, अनुपूरक बजट क्या चाहते हैं, सुनिए ना, फैसला समाजवादी पार्टी कार्यालय करेगी क्या? अनुपूरक बजट की बात हो रही थी, अनुपूरक बजट की बात हो रही थी गौरव जी, उसमें अभी हमारे त्रिपाठी जी ने एक बात कही, आप बार-बार दंगाई कर रहे हैं, माननीय नेता, आपको शर्म नहीं आती कार्यक्षेत्रों के बारे में? हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कहा सदन में कि जब आप जो पिछला बजट हमारा था, उस बजट का 65% तो खर्च नहीं कर पाए, इसलिए हो रहा खर्च। अब आप सोचिए, इसमें आप अनुपूरक बजट लेके आ रहे हो, इसके अलावा, और वो कर नहीं पा रहे हो, इसके अलावा लेके आ रहे हो, तो जुमलेबाजी जहां से भाई। और दूसरी बात आता हूं, सुन लीजिए,
अगर ये बात करते तो अभी आपने बात करते 86 में 56 यादों की बात की मुख्यमंत्री जी ने, क्या आज तक जवाब दे पाए? क्या कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाब दे पाए? क्या जवाब देना भी चाहता है क्या वहां पे? लेकिन वो जवाब नहीं दे पाएगा। और जो सुनिए, जो इन्होंने बात कही थी कि 2022 तक इनके मैनिफेस्टो में था 2022 तक गंगा साफ हो जाएगी, 100 दिन के अंदर काला धन आ जाएगा। क्या हुआ? उस जुमला हुआ कि नहीं हुआ? मां गंगा ने मुझे बुलाया, हजारों करोड़ घोटाले हो गए, खा गए ये लोग। कैसे अब लोग अगले साल तो नहाए नहीं नहाए उसी गंगा में। चले हो गया चले भारतीय जनता पार्टी भाई अपने शासन काल में अखिलेश जी नहाने नहीं गए, आप मुख्यमंत्री थे, कुंभ भी हुआ नहीं गए नहाने, चले हमारे कुंभ में अखिलेश जी जाके नहाए। यही सबसे बड़ी मिसाल है गंगा जी। मैं 4 लाइनें पढ़ता हूं बीजेपी के चरित्र पेपर, सुन। समय का मेरे पास बांट दिया इस धरती को, बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? नदियों के कुछ नाम रखे बहती धारों का क्या होगा? शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? अच्छा और सुनिए, इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या नई हवा चलाओगे? तो बांटने वाले लोग हैं। और एक अगली लाइन उसी में है, नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? इन बातों का जवाब चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं देंगे। ये केवल केवल आप जवाब नहीं। आपने गोली चलवाई थी, कभी कहां से आए? खून के छींटे आपके ये खून आपको छोड़ेगा नहीं करने के लिए ये किसी खून आपको म्यूट कर दूंगा जाएगी दुनिया। हो गया मलिक भाई बोलिए भाई विवेक भाई दूसरों को भी बोलने का मौका दे दो। चंचल भाई अरे ये तंगाई बताएंगे, मैं चुप रहूंगा? क्या बोलने का मौका दे दूं भाई? आप हत्या करें हम रोए भी ना, हम दुख भी ना व्यक्त करें। बोलिए सुन लीजिए। खूब 1 मिनट दे दीजिए फिर रोइएगा। बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदू महासभा ने आरोप लगाया था कि विश्व हिंदू परिषद ने 1400 करोड़ रुपया खा गया है। अरे भाई आप तो राम का नाम है मत लीजिए, आप तो राम को काल्पनिक बात बताने वाले लोग हैं। मैंने बीच में नहीं बोला था, आप तो राम को काल्पनिक बात बताने वाले हैं। सुन लीजिए कौन सा आरोप क्या बात कर रहे हैं? बोलिए आप सुन लीजिए। हिंदू महासभा ने कहा विश्व हिंदू परिषद ने 1400 करोड़ रुपए खा लिया। दूसरा, विवेक भाई ने बोला कि हमने अनुवाद दाखिल कराया था हाई कोर्ट में। जब आप पार्टी नहीं थे तो आप कैसे दाखिल करा सकते हो? दूसरी बात, आपने राम मंदिर में अगर कुछ किया है तो अयोध्या में 2 करोड़ की जमीन 19 करोड़ में बेची है और चंदा चोरी किया है और वोट बटोरे 50 करोड़ 100 करोड़ भी कुछ नहीं है। नेताओं ने राम लला के रास्ते कोई रुकावट नहीं आएगी। सैकड़ों हजारों करोड़ निछावर है। राम लला के मंदिर हो गया ये चीज आपके समझ बोलिए। गौरव भाई, रामचरित मानस में तुलसीदास ने कहा है कि रामचंद्र जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, ये वहां नहीं है, ये अपने रामायण में आ गया है। कौवा चुगेगा रामायण पढ़ो कि कुरान में रोटी चुग रहे हैं, जो शरीफ लोग हैं ईमानदार लोग होगा, जो कौवा केजरीवाल किताब में होगा, केजरीवाल कौवे की किताब में होगा, केजरीवाल कौवा बीजेपी के किताब में ऐसे लोग ये आप हैसियत नहीं गिराम जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो मंत्री बैठे ये भाई कलयुग आया है हमारा। यहाँ कौवे मोदी खा रहे हैं, केजरीवाल को क्या है तुम लोग? और जो हंस है राम विरोध की कथा देख लो। चले हो गया। छूना नहीं कोई चाहता है भैया, आप बारी बोले, डिबेट खराब मत करिए। छूना नहीं कोई चाहता है। तकी भाई ये रामचरितमानस का राम की बातें हो रही है यहाँ पर लेकर के नहीं है। यहाँ पे चुप बैठे हो आप, यहाँ पर हो गया। हिंदू होकर के चुप हो ना, यही दिखता है, यही दिखता है। हिंदू होकर के चुप हो राम के नाम पर, हो गया। राम के नाम पर रहेंगे आप।
आपको मालूम नहीं उसका मतलब क्या होता है? अरे उसका मालूम है कुछ? मालूम है कुछ? कैसा बताइए मुझे? आपको कुछ मालूम है कुछ? चलिए, हो गया। कुछ नहीं मालूम है आपको? उसका क्या मतलब है? आप सभी का इस कार्यक्रम में जोड़ने के बहुत धन्यवाद। तो यह चर्चा बहुत महत्वपूर्ण थी और चर्चा यहाँ पर हमने किस तरह देखी है। चलिए, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण चर्चा विषय था और यहाँ पर जैसे चर्चा हुई कि चर्चा यहाँ पर खत्म करने के बावजूद भी सबके नारे जारी रहे। यहाँ कौन कितना बड़ा राम भक्त है, कौन कितना बड़ा सनातनी, ये हम सब जानते हैं। यहाँ पर चर्चा करने के लिए बात नहीं करनी चाहिए, यहाँ पर बात व्यवस्थाओं को लेकर करनी चाहिए। अगर आप किसी धर्म के अनुयायी हैं तो पहले धर्म को समझिए। जब हम तमाम व्यवस्थाओं को देखते हैं तब सबका मन कुत्सित होता है। यहाँ पर किसी भी व्यवस्था को कटाक्ष करना आसान है, व्यवस्था को बदलना सबसे कठिन। अगर यहाँ पर सबने अपनी अपनी बात कही है और सबने अपनी राय दी, उसके पीछे सबसे एक राय यहाँ पर है कि वास्तव में लोकतंत्र की खूबसूरती में अगर विपक्ष बोल रहा है तो सत्ता पक्ष को भी यहाँ जवाब देना जरूरी है। सत्ता पक्ष जवाब देता है, विपक्ष सवाल करता है, पर यहाँ सवाल हम जैसे खबर नवीसों का भी है कि यहाँ पर चर्चाएं होंगी, स्वास्थ्य सेवाएं होंगी, जीएसटी की बात होगी, उत्तर प्रदेश की बात होगी, पर वास्तविक रूप से धरातल पे काम कब होगा? तभी हम लोग वास्तविक रूप से बेहतर कर पाएंगे। अन्यथा चर्चाएं चलती रहेंगी, सत्र आते रहेंगे, जनता ठगी जाती रहेगी। जनता के लिए अगर काम करना है तो नीति बनाइए, समीक्षा करिए, और जो रणनीति चुनाव के लिए बनाते हैं वैसी ही रणनीति जनता के लिए बनाइए। तभी यहाँ बेहतर होगा, तभी यहाँ पर व्यवस्था सुधरेगी और तभी यहाँ पर एक नई नींव जपेगी जो कि एक बेहतर कल की स्थापना करेगी। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।